नमस्कार। मैं बाबूलाल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज हिंदी लिटरेचर की क्लास लेकर। वाह सर जी, हिंदी लिटरेचर पढ़ा होगा? बिल्कुल, हिंदी साहित्य की क्लास है। एक रात पहले पढ़कर जाने वाली क्लास है। बिल्कुल आ जाओ भाई, सभी का स्वागत और अभिनंदन। तो देखो, पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में संचार माध्यमों की संवेदनशीलता को उजागर किया गया है। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज, समझ गए बात? तो एक कविता है, इका बारह का माइन ताना पूछे है तो थे टाबरो थे बताओ दे गणी। सर जी मैं कौन बतावा थे तो, अरे मैं भी बता दी क्या मी करने लाग रहे हो तुम यहाँ है बेटा टाबरो, मन बताओ थे क्या मी करने लाग रहे हो। तो सुनो, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में संचार माध्यमों मीडिया की संवेदनशीलता को अपाहिज व्यक्ति के दुख व्यवसायिक उपयोग करके उजागर किया गया है। मतलब कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसके माध्यम से अपाहिज को एक सामने लाया जाता है। कैमरे के सामने बैठाकर इसको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आप अंधे हो, अंधे होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे तुम्हारे पैर नहीं है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मतलब ये एक कैमरे के सामने लाकर उसकी दर्द के बहाने उसके हंसी का उसकी इसी दिव्यांगता का या उसके अपाहिज का होने का उसका मजाक उड़ाया जाता है कैमरे के सामने। ये उसमें मार्मिकता के साथ कवि ने इसमें वर्णन किया है। तो कैमरे में बंद अपाहिज व्यक्ति में संचार माध्यमों मीडिया संवेदनशीलता को अपाहिज व्यक्ति के दुख व्यवसायिक उपयोग करके उजागर किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाना मीडिया का मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना और अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित करना है। आकर्षित कर पाएगा तरक्की कर दिया ना भाई बात। कैमरा के सामने वायरल बाइक खतरा आजकल देख कियान की ड्रेस पहन के कियान का वीडियो बना दियो, हर कुछ अभद्र भाषा को प्रयोग कर दे। तो ये चीज़ें है जी की वर्णन कर है, न कि वास्तव में अपाहिज की मदद करना या उसकी पीड़ा को समझना। अपाहिज की पीड़ा को समझना उसका उद्देश्य नहीं है। ये दिखावा दुनिया की नजर हम दिखावा के मतलब देखो मैं कता भला आदमी यहाँ कता भलाई को काम करा आई कमाइन दर्शाई गई है। समझ में आएगी बात कहीं कहना लाग रही बॉस सर जी आएगी। तो फिर सुनो, झूठा दिखावा होता है भाई। कहानियां होती है उनमें झूठा दिखावा होता है। और क्या होता है सोशल मीडिया पे वे अपाहिज व्यक्ति को ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो कि उसकी पीड़ा को कुरेदते हैं। जैसे क्या आप अपाहिज हैं? ले बोल। लंगड़े आदमी को पूछ रहा है क्या तुम लंगड़ा है? अंधे को पूछ रहा है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता और आपको दुख होता है? यह सब केवल कैमरे के सामने उसकी लाचारी को भुनाने के लिए किया जाता है। व्यवसायिक लाभ, व्यवसायिक पैसा कमाने का मतलब मीडिया कर्मी अपाहिज की भावनाओं को दर्शकों के सामने लाकर उसे रुलाकर अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। टीआरपी जानो, पॉपुलरिटी, जिससे उसकी संवेदनशीलता स्पष्ट होती है। मानवीयता का अभाव, मत्ती मारी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय संवेदना और गरिमा की उपेक्षा की जाती है और अपाहिज व्यक्ति को केवल एक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषताएं, राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम। गुप्त जी राष्ट्रकवि कहा जाता है। उन्हें काव्य में भारतीय इतिहास और संस्कृति के गौरवपूर्ण पक्षों को नियंत्रण मिलता है। नैतिकता और आदर्शवाद, उनके काव्य की भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों के आदर्शों का समावेश देखने को मिलता है। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं, उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए भारतीय इतिहास और पुराणों की कथाएं ली है। सरल और प्रभावमयी भाषा, उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी जो सरल सुबोध और प्रवाहमयी है। अगला है दिनकर के काव्य कला पक्ष के भाव पक्ष को विवेचना कीजिए। दिनकर के काव्य कला पक्ष एवं भाव पक्ष में क्या होता है? इसमें राष्ट्रीय चेतना, ओज और पौरुष की भावना का प्रमुख है। वे राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। कला पक्ष, उनकी भाषा सरल सुबोध एवं प्रभावपूर्ण, उन्होंने विभिन्न अलंकारों और छंदों का प्रयोग किया है। प्रथम
ऋषिम कविता का मूल भाव क्या है? बताओ अधिकारी कौन बताशी। प्रथम ऋषिम कविता का मूल भाव की प्रकृति की चेतना संचार सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो इस कविता की कल्पना का महत्व को दर्शाया गया है। उसके माध्यम से कवि प्रकृति के प्रति अपने गहरे लगाव को स्पष्ट किया है। कवि ने दिखाया है कि किस प्रकार प्रशांत के पहली किरण के आगमन पर संपूर्ण प्रकृति एक नई ऊर्जा और जीवन संचार होता है, मानो प्रकृति नींद से जागकर एक नए दिन का स्वागत कर रही हो। नदी के दीप कविता का अभिप्राय क्या है? नदी के दीप कविता पढ़िए बेटा ब्रो। नदी के दीप कविता का अभिप्राय व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करना है। इस कविता में दीप व्यक्ति का और नदी समाज को समष्टि का प्रतीक है। अज्ञे ने एक विचार व्यक्त किया है कि व्यक्ति समाज से अलग होकर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखता है, ठीक उसी तरह जैसे नदी के बीच दीप स्थित होता है। नदी देखा होगा, ठीक है, स्थित नदी के बीच अपना दीप अस्तित्व बनाए रखता है। ये अज्ञे के है, हिरानंद वासनज्ञ के द्वारा, ठीक है। व्यक्ति सत्ता समाज के बिना संभव नहीं है, फिर भी उसे अपनी निजता और अस्मिता की रक्षा करनी होती है। चारों मेर समुद्र हुआ, समुद्र का माय द्वीप है, चारों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अडिग रहना पड़ता है। जयशंकर प्रसाद की कई बताई, वैसे भी जयशंकर प्रसाद छायावादी कविता के प्रवर्तक एवं आधार स्तंभ हैं। इस कथन के संदर्भ में उनकी काव्यगत विशेषताओं को सावधान स्पष्ट कीजिए। प्रसाद जी की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं, उदाहरण छायावादी प्रवृत्तियां, सौंदर्य के काल्पनिकता, प्रकृति का सूक्ष्म और मानवीकरण चित्रण प्रसाद जी की विशेषता है, जहां वे अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप देते हैं। उदाहरण बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। प्रकृति की मानवीकरण अलंकार की यहाँ पर विशेषता देखने को मिलती है। राष्ट्र प्रेम व ऐतिहासिकता, उन्होंने भारत की गौरवमयी अतीत का चित्रण कर सोए हुए देशवासियों को जगाने का प्रयास किया है। उदाहरण अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये चंद्रगुप्त का नाटक है, उससे लिया गया है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया का गीत जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, इसमें स्कंदगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है। और ये आपके ये जो देवसेना का गीत है और जो कि स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और अरुण ये मधुमेह देश हमारा, लुढ़काती दुख मेरे उषा के बारे में, ये सुबह के बारे में ये जो जानकारी मिलती है, ये कार्नेलिया का गीत से लिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित। और इसमें कवि ने कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। रहस्यवाद, अलौकिक प्रेम, प्रसाद के काव्य में आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम और जिज्ञासा रहस्यवाद की प्रमुखता दिखाई देती है। उदाहरण इन करुणा कलित हृदय अब विकल रागिनी बजती है। नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण, उन्होंने नारी को श्रद्धा, विश्वास और त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उदाहरण नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। कामायनी भाषा शैली, उनकी भाषा सांस्कृतिक, कोमल, संगीतमयी और लाक्षणिक खड़ी बोली। कामायनी 1936 में उनकी काव्य प्रतिभा का शिखर है। जागो फिर एक बार कविता का सारांश लिखते हुए इस कविता की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जागो फिर एक बार एक ओजस्वी राष्ट्रीय कविता है, जो अंग्रेजी शासन के अधीन निराश और शिथिल भारतीयों को आत्म गौरव और पुरुष जागाने का आह्वान करती है। यह कविता देशवासियों को अतीत की महानता, सिंहनी और मेषमाता भेड़ के उदाहरणों के माध्यम से कायरता छोड़कर स्वतंत्रता के लिए पुनः संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। अतीत की याद कवि भारतीयों को उनके गौरवशाली पूर्वजों और सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। जागरण का आह्वान देश के छाया हुआ आलस्य
और कायरता का अंधकार मिटाने के लिए जागो फिर एक बार कहकर पुनर्जागरण का संदेश दिया गया है। दृष्टांत कवि सिंहनी और मेषमाता का उदाहरण देकर समझाने की आत्मसम्मान के बिना जीवन व्यर्थ है और अपने दुर्दिनों को दूर करने के लिए अपनी शक्ति को पहचानना आवश्यक है। आत्मशक्ति की पहचान कविता में भारतीयों को यह बताया गया है कि वे साधारण नहीं बल्कि अमर ब्रह्म के पुत्र हैं और वे अपनी शक्ति के किसी तरह भी पराधीन को नष्ट कर सकते हैं। मूल संवेदना इसकी क्या है, चलो ये बात कर लेंगे। भारतेंदु के बारे में आप कर लेना। भारतेंदु वाला प्रश्न देखो, भारतेंदु काव्य की क्या विशेषता है? राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम। इस युग के साहित्य में देशभक्ति की प्रबल भावना देखने को मिलती है। कवियों ने अंग्रेजों के शोषणकारियों के रवैये का विरोध किया और भारत में दुर्दशा पर दुख व्यक्त किया। सामाजिक चेतना का सुधार भारतेंदु काल में समाज में व्याप्त रूढ़ियां, अंधविश्वास, बाल विवाह, अनमेल विवाह, अछूत के खिलाफ आवाजें उठाई इस समय। और ये आपके हास्य कवि प्राचीन नवीन, ठीक है। छायावाद कवि के बारे में मैंने कल बता दिया था, आपको और पढ़ लेना। छायावाद समझ गए। छायावाद का विकास 3 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण 1918 से 1924, द्वितीय 1925 से 30, तृतीय 1931 से 33, ठीक है। अब देखो 1918 से 24 में स्वच्छंदवाद, उदय, प्रकृति चित्रण और व्यक्तिता देखने को मिलती है। द्वितीय में 1930 से 25 से 30 में रहस्यवाद और दार्शनिक गहराई मिलती है। तृतीय चरण में आपके 31 से 30 में यथार्थवाद, वेदना और सामाजिक वेदना का प्रकट मिलता है देखने को। आगे क्या लिखा हुआ है? हरियोद की काव्य साधना पे ये बताइए। हरियोद वाला प्रश्न आपको याद करके जाना है, ध्यान रखिए। आधुनिक हिंदी का अर्थ और हिंदी भारतेंदु युग द्विवेदी, यह आपको याद करके जाना है। द्विवेदी अज्ञ याद करके जाना है। धूमिल की कविताएं याद करके जानी है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।